नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, दो सौरभ हैं, एक गांगुली है, एक द्विवेदी है, एक क्रिकेट के दादा है, एक मीडिया के दादा है, और इस हफ्ते दोनों ही कंट्रोवर्सीज में रहे। शुरुआत करते हैं सौरभ गांगुली से। अगर आपको नहीं पता कि सौरभ गांगुली कौन है, ही इज अ इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड टर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर। खबर यह है कि सौरभ गांगुली को इस हफ्ते बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ सकता है। गांगुली के बाद 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रॉजर बिनी बीसीसीआई के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अब ये मामला विवाद में इसलिए है क्योंकि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी ने कहा है कि गांगुली को बीसीसीआई के पद से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, और क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे इसलिए उनकी फील्डिंग सेट करके उनको आउट किया जा रहा है। हाउ पोएटिक। हालांकि सौरभ गांगुली ने अभी तक इस मामले में चुप्पी बनाई रखी है, इसके पॉलिटिकल एंगल पे कुछ बोला नहीं है, बट कोहली फैंस आजकल इसके खूब मजे ले रहे हैं। इफ यू नो यू नो। अब देखो, इस न्यूज में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बड़े बड़े गेम्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सुनीता, अरे सुनीता नहीं, सेनोरिटा। हाँ, मैं सुनीता बोलूंगा, मेरी मर्जी, बढ़िया है। चलो, पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो दूसरे वाले सौरभ की बात करते हैं जो न्यूज बनाते बनाते इस हफ्ते खुद ही न्यूज बन गए। सौरभ द्विवेदी, एक वेटरन जर्नलिस्ट और न्यूज पोर्टल लल्लन टॉप के चीफ एडिटर। अब मैटर ये हुआ कि हाल ही में सोशल साइट ट्विटर पर किसी ने सौरभ द्विवेदी के पुराने ट्वीट्स निकाल दिए, लगभग 2015-16 के लगभग 7-8 साल पुराने ट्वीट, जिसमें वो प्राइमरीली राहुल गांधी पर पप्पू जोक्स मार रहे थे। एंड इट्स नॉट दैट ही ट्राइड लेम जोक्स, द वर्स्ट पार्ट इज ही कुडंट पुल इट ऑफ। अब देखो, नॉर्मली दीज ट्वीट्स वुड पास एज ह्यूमर, बट एक ये बात को डिनाई नहीं की जा सकती है कि कुछ एक आध ट्वीट में सौरभ जी अपने स्टैचर के हिसाब से थोड़ा बिलो द बेल्ट हो गए थे। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। खैर, सौरभ द्विवेदी जी ने अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि जो इनके ट्वीट्स हैं ये उनके अतीत का हिस्सा है। ये जो उन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है। अब उनके विचार बदल चुके हैं और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। मैं तब उस तरह से सोचता था, गलत सोचता था, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कहीं कहीं द्व्यर्थीपन था, कहीं कहीं मौज लेने की बात थी, लेकिन जो संसदीय मर्यादा को लांघ गई वो गलत थी। मैं माफी मांगता हूं उन सभी अलग अलग पार्टियों के समर्थकों से जिन्हें मेरे पूर्व अवतार के इस तरीके से सामने आने पर अफसोस हुआ। He owned up to his mistakes and he apologized, which is something we should always appreciate. क्योंकि इंसान जैसे जैसे evolve करता है वो अपने विचारों को बदलता है, उनमें सुधार करता है, और अगर वो अपने विचारों को इंट्रोस्पेक्ट करके उनमें अपने आप में आत्ममंथन करके वो उसमें माफी मांगता है तो वो ये उसकी समझदारी है, और अगर आप उसको माफ कर देते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। एंड नाउ मेजर कंट्रोवर्सी सौरभ द्विवेदी जी की ह्यूमर लेवल पर नहीं हुई, बल्कि इस बात पर कि उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोल दिया। एंड दिस इज समथिंग आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं पिछले हफ्ते के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी एक सज्जन मुझे बोल रहे थे कि आपने राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलना चाहिए, और मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूं कि भाई क्यों, मतलब एक पॉलिटिशियन को हम प्यार से निकनेम क्यों नहीं दे सकते, उनका मजाक क्यों नहीं बना सकते, और अगर हम एक का नहीं बना सकते तो फिर मोदी जी का भी मत बनाओ, उनको बेचारों को यूएपीए लगाना पड़ जाता है। अगर आप कांग्रेस सपोर्टर है तो मुझे बताओ कि अगर हम मोदी जी पर मजाक कर सकते हैं तो हम राहुल जी पर क्यों नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता Now what I mean to say is कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में हमारे पास अपने लीडर्स का मजाक उड़ाने, उन पर सटायर करने का हक होना चाहिए। अगर फीकू, पप्पू, गुल्लू नहीं बोलेंगे देन व्हाट्स द फन। इस मामले में आई लाइक शिवराज सिंह चौहान, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इनके विकिपीडिया पेज की पहली लाइन कॉल्स हिम मामा एंड ही इज वेरी कूल अबाउट इट। और ये जो रिसेंटली ट्रेंड हुआ है ना, प्रेज द हाइनेस और वी विल बेल्ट यू, अभी हर पार्टी के सपोर्टर करने लगे हैं। मतलब क्या मोदी जी की मिमिक्री नहीं कर सकते, राहुल जी को पप्पू नहीं बोल सकते, मैं कर लेंगे तो क्या घर से उठा लोगे? 2 मिनट में सॉरी बोल दूंगा। अगली कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। इनको तो केजरू बोल सकते हैं ना, मजाक के मामले में आप वाले बहुत प्रोग्रेसिव है, वो तो थप्पड़ भी खा लेते हैं। और बाकी कलेशों की तरह ये वाली कंट्रोवर्सी भी ट्विटर पर ही हुई। किसी ट्विटर यूजर ने पॉइंट आउट किया कि अरविंद केजरीवाल एक ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं @SB4Keeps, और एसमी जी की अगर आपको आईडी के बारे में बताऊं तो ये थोड़ी, मतलब अब हर चीज थोड़ी बताऊंगा यार, कुछ तो समझ जाओ तुम लोग। ना इससे पहले आप इस सज्जन के बारे में कुछ गलत सोचो, मैं आपको बता दूं कि ये एक मैनिपुलेटेड न्यूज थी। मतलब कि ये जो हैंडल था @SB4Keeps, ये पहले कुछ और था। इसमें चाइल्ड डूइंग शिट करके कुछ क्यूट वीडियोस आती थी, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। मतलब क्यूट बॉय से पेटीएम गर्ल वाला सिस्टम है। एंड पॉसिबली केजरीवाल ने भी उनको तभी फॉलो किया होगा। इनकी गलती ये थी कि भूल गए, बट अब तीर कमान से निकल चुका था। ऑपोजिशन पार्टी वालों ने केजरीवाल को टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, आप तो ट्विटर पे पॉर्न देख रहे हो, बाकी नेताओं की तरह पार्लियामेंट में देखो।
और भाई इतना सीरियस तुम लोग क्यों हो जाते हो? चलो एक पॉइंट के लिए मान लो कि एक आध फोटो यहां वहां देख भी ली, तो क्या भाई इंजीनियर आदमी है, कट हिम सम स्लैक। हार्दिक पटेल बना दिया, ये देख भी नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं हफ्ते की न्यूज के साथ, और इस हफ्ते की सबसे बड़ी जो न्यूज आई वो थी केरला से। केरला में जो घटना हुई उसको सुनकर पूरा देश सहम गया है। नाउ डिस्क्लेमर अलर्ट, दिस इज अ केस ऑफ डबल मर्डर विच इंक्लूड्स ह्यूमन सैक्रिफाइस, ब्लैक मैजिक एंड पॉसिबली कैनिबलिज्म। दरअसल हुआ यूं कि केरला में एक मोहम्मद शफी नाम का तांत्रिक था जो एक साइकोपैथ बताया जा रहा है। इसने एक कपल को बोला कि मैं कुछ काला जादू करूंगा जिससे आप और अमीर हो जाएंगे और आपकी उम्र और लंबी हो जाएगी, बट उसके लिए उसको कुछ ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। दो महिलाएं थी जिन्हें पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाने और उसके बदले पैसे दिए जाने के बदले बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद उनका शरीर को कई हिस्सों में काटा गया, सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है, और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शवों को काटकर खाया भी गया। मतलब ऐसी कुछ डिटेल्स हैं जो आप सुनना नहीं चाहोगे। एंड दिस वाज शॉकिंग क्योंकि ये केरला में हुआ, जो कि इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट माना जाता है। और अगर ऐसे स्टेट में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बाकी जगह क्या क्या हो रहा है ये बस सोच के ही डर लगता है। मूविंग ऑन टू द अदर बिग न्यूज ऑफ द वीक, और वो ये थी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का इस हफ्ते निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव जी उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से थे जिनकी अक्रॉस पार्टी लाइन्स रिस्पेक्ट की जाती थी, उम्र दराज थे, काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और इस हफ्ते उनका निधन हो गया। अच्छा, अब अगर मामला सैड हो गया हो तो एक मजेदार खबर सुनाता हूं, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन उसको बताने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। आपको पता होगा कि आजकल सरकार जो है वो चीजों पर जीएसटी लगाती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो जीएसटी होता है ये स्लैब्स में लगता है, किसी प्रोडक्ट पर 5% लगता है, किसी पर 12 लगता है, किसी पर 18 लगता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आए जिसमें टैक्स स्लैब थोड़ा कम हो, और ये जीएसटी की हमेशा से एक ड्रॉबैक रहा है कि लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते प्रोडक्ट्स को कि इसमें कितना जीएसटी लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा या कम रहेगा। फॉर एग्जांपल किटकैट जो है चॉकलेट नहीं बल्कि वेफर के तौर पर एडवर्टाइज होता है। पैराशूट का जो ऑयल होता है वो हेयर ऑयल नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल की तरफ एडवर्टाइज होता है, ताकि टैक्स स्लैब्स डिफरेंट हो सके। इतना समझ गए? अब इस हफ्ते मसला तब हुआ जब गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक कंपनी को कहा कि भाई जो पैक्ड या फ्रोजन पराठा है उस पर 18% जीएसटी लगेगा, ये रोटी की तरह नहीं है, ये आइटम थोड़ा अलग है। पराठे पर 18% जीएसटी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, इसके पहले दही पर भी जीएसटी लगाया था। मतलब पंजाबियों के नाश्ते के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए हैं लोग। नाउ मजे की बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि पराठे लग्जरी आइटम में आते हैं। पराठे वो आइटम जो जिससे पूरी देश का नाश्ता चल रहा है वो लग्जरी आइटम में आते हैं, अमीरों के शौक है। मतलब मेरे लिए इतना होल लाइफ वाज अ लाइव मोमेंट था ना, पूरी स्कूल लाइफ मैंने नाश्ते में पराठे खाए। मुझे लगा मजबूरी है, मुझे पता ही नहीं था मैं अमीर हूं। मतलब पहले बताते मैं एमिटी में एडमिशन ले लेता। बताओ, मर्सिडीज वाले बेचारे इंतजार कर रहे होंगे हम लोग का, पापा ऑल्टो ले आए, इतने सालों से ईएमआई भर रहे हैं, मुझे लगा होम लोन है, बैंक को टिप दे रहे थे हम लोग। अच्छा, आप में से गूगल क्रोम का इस्तेमाल कौन कौन करता है? और अगर आप करते हैं तो ध्यान से सुनना, आप ही के लिए न्यूज है। हाल ही में एटलस वीपीएन की एक रिपोर्ट में पता चला है कि गूगल क्रोम इज दिस ईयर्स मोस्ट वल्नरेबल वेब ब्राउजर। वल्नरेबिलिटीज मतलब एक वेब ब्राउजर कितना सेफ है या कितना अनसेफ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक गूगल क्रोम में इस साल 3000 से ज्यादा वल्नरेबिलिटीज निकली है। इसके बाद जिन ब्राउजर्स का नंबर आता है वो है फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल का सफारी। हालांकि अगर आप क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इसको फिक्स कर सकते हो। अगली न्यूज कुछ ऐसी है जो मुझे, आपको, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देगी। इस हफ्ते WWF ने एक रिपोर्ट ये वाला WWF, तुम बड़े नहीं हुए क्या यार? फिर कहते हो स्नेहा भाव क्यों नहीं दे रही। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली है और बताया है पिछले 50 सालों में यानी कि 1970 से लेकर 2022 तक दुनिया भर की जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, यानी कि प्रकृति में इंसानों के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पॉपुलेशन में 70% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में लगभग 5000 स्पीशीज गिने गए और पाया गया कि जहां इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ी है बाकी ऑलमोस्ट हर स्पीसीज की पॉपुलेशन गिरी है। खासकर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में जहां वाइल्ड लाइफ 94% से घट गई है। इसके बाद अफ्रीका, एशिया पैसिफिक का नंबर आता है जहां दोनों जगह 50% से ज्यादा वाइल्ड लाइफ लॉस हुआ है। और सिर्फ जमीन पर नहीं,
पानी के जीव जंतु की भी पॉपुलेशन कम हुई है। और इसकी वजह आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड अदर मैन मेड रीजंस। और ये इंसानों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारी संख्या बढ़ रही है, बाकी सबकी कम हो रही है। प्रकृति में सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर बाकी जानवरों की बायोडाइवर्सिटी में दिक्कत आएगी और पूरा अगर इकोसिस्टम का बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो हम और आप पर भी असर पड़ेगा। और अगर ये सब विलुप्त हुए तो हमारी एग्जिस्टेंस पे भी एक बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। मस्क भाई जल्दी मार्स ले चलो, टिकट में डिस्काउंट दे देना मुझे, मैं यूट्यूबर हूं ना। और सुनो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, न्यूज बताऊंगा एकदम टिच, कर्मा इज अ बिच। आपको याद होगा कि कुछ ही टाइम पहले न्यूज आई थी जिसमें पहली बार इंसानों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिला था। अब ऐसी ही एक और न्यूज आई है जहां साइंटिस्ट ने पाया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जहां अनबॉर्न बेबीज में, यानी कि गर्भ में जो बच्चे हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, उनके शरीर में एयर पॉल्यूशन पार्टिकल्स मिले हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं पर स्टडी की गई वो स्कॉटलैंड और बेल्जियम की थी, मतलब वो कंट्रीज जहां पॉल्यूशन लेवल्स उतने नहीं होते जितने हमारे देशों में होते हैं। और ये महिलाएं जो थी वो नॉन स्मोकर्स भी थी, तो ये भी नहीं है कि सिगरेट का कोई रीजन हो इसमें। देखो, ये सब न्यूज बताने से मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि जहां न्यूज चैनल आपको मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा रहे हैं, असली लड़ाई कहीं और चल रही है। इस टाइम हम धर्म के मसलों से हटकर कोई और बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ और एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, और हमें फोकस वहीं करना चाहिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली द लीस्ट इज कि इस हफ्ते ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है, जिसमें लगभग 123 देशों को मापा गया और भारत 6 पायदान गिरकर 107वें पायदान पर रहा। अडानी की संपत्ति की तरह हमारे देश की हंगर इंडेक्स रैंकिंग भी पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है। पिछले साल हम 101वें स्थान पे थे और उससे पहले 94वें स्थान पर। किसी भी देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली 4 मापदंडों पर होता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 5 एंड अंडर न्यूट्रिशन। हंगर इंडेक्स बेसिकली हमें यह बताता है कि किसी भी देश के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है, वो अंडर नरिश तो नहीं है, भूखमरी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। चलो, ये तो बहुत काफी सीरियस न्यूज हो गई। अब आपको ऐसी न्यूज बताता हूं जो सुनकर ना आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। आप में से कई लोगों ने मनी हाइस्ट जरूर देखा होगा, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज आई थी। हाल ही में टीवी सीरीज मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर एक आदमी ने बैंक में 34 करोड़ की चोरी कर ली। टोक्यो, हेलसिंकी, बर्लिन एंड नाउ मुंबई। दरअसल मुंबई में एक बैंक का एम्प्लॉय मनी हाइस्ट का बहुत बड़ा फैन था, कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड था वहां से। ये अपने बैंक में कैश कस्टोडियन की नौकरी करता था और एक दिन रिपेयर वर्क के दौरान इसने देखा कि बैंक में जो एयर कंडीशनिंग डक्ट है वो खुला रह गया है और वहां से चोरी की जा सकती है। और इसको वहां के सिक्योरिटी सिस्टम्स पहले से पता थे, तो उसने किया क्या कि एक रात चोरी का प्लान बनाया। बैंक के जो अलार्म सिस्टम्स हैं उसको ऑफ किया, सीसीटीवी के हार्ड ड्राइव को डिलीट किया और रातों रात बैंक में चोरी कर दी। और फिर क्या, अगले दिन जाके इसको करना कुछ नहीं था, बस शॉक्ड होने की एक्टिंग करनी थी। तो मनी हाइस्ट से उतना तो सीख ही गए थे। बट अनलाइक मनी हाइस्ट, इनका चोरी का प्लान तो बड़ा सॉलिड था, इनका एग्जिट प्लान उतना सॉलिड नहीं था, ये पकड़े गए। अगली वीडियो एक बड़ी वायरल हुई कानपुर से, जहां पर ये देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला चोर की जेब से मोबाइल चोरी कर लेता है। मतलब पुलिस चोर की जेब से चोरी कर रही है। ये हैं आपके अच्छे दिन। अब आपको ठगी की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसको सुनकर पहले तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, फिर आप बोलोगे कि ठीक ही हुआ, इतना बेवकूफ कौन होता है। जापान की एक महिला को एक व्यक्ति ने ऑनलाइन पैसे मांगे और रॉकेट खरीदने के बहाने ठग लिया। हुआ यूं कि जापान की एक 65 साल की महिला को इंस्टाग्राम पर एक एस्ट्रोनॉट का मैसेज आया जो अपेरेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता था। दोनों की चैटियां शुरू हुई, फिर चैटियां हुई तो फिर बाद में एस्ट्रोनॉट ने बोला कि भाई मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं जमीन पर आके तुमसे शादी करना चाहता हूं। बट उसमें एक दिक्कत यह है कि मुझे उसके लिए एक रॉकेट खरीदना पड़ेगा जिसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी। इस महिला ने उस ऑनलाइन एस्ट्रोनॉट को $27,000 यानी कि करीब 24 लाख रुपए दे दिए। फिर वो तो जमीन पर नहीं आया बट ये सड़क पर जरूर आ गई। भाई आगे स्वाद। नाउ पॉइंट ऑफ एडवाइस लेडीज, इंस्टाग्राम पर आशिकी नहीं लड़ाने का। यहां पर लड़के उधार का चश्मा और उधार की बाइक लेकर टॉम क्रूज बने घूमते हैं। तो ये तो थी कुछ नॉनसेंस न्यूज। अब इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव यानी कि कुछ सकारात्मक न्यूज की तरफ बढ़ लेते हैं। इस महीने की 10 तारीख को हमने मनाया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नाउ इससे पहले मेंटल शब्द सुनकर हमारी सीनियर जनरेशन थोड़ी हकबका जाए, आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस कंसर्न नॉट ओनली इन द कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब। हमारे देश में एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इतने ज्यादा केसेस हैं दैट वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अरे भाई साहब, ये मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, ये कमजोर बच्चे हैं। ये हमारे जमाने में तो कुछ नहीं होता था, ये आजकल के चोचले हैं सब। और डिप्रेशन के केसेस खासकर यंग जनरेशन में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब से सोशल मीडिया एरा में जब से हम रह रहे हैं तब से एंजाइटी का लोग ज्यादा सामना कर रहे हैं। अरे बुरा तो लगेगा, दिन भर बर्गर पिज्जे वगैरह खाते रहते हैं सनाप। कुछ अच्छा पौष्टिक खाएं तो अच्छा लगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी एज अ सोसाइटी हम मेंटल इलनेस को या तो एक स्टिग्मा मानते हैं,
या तो हम उसे मानते ही नहीं है। अरे ना पढ़ने के बहाने हैं, दिन रात दोस्तों के साथ घुमा लो तब नहीं होता इनको डिस्प्रेशन। बट थैंकफुली अब चीजें धीरे धीरे करके सुधर रही हैं। खासकर पेंडेमिक के बाद मेंटल इलनेस, डिप्रेशन को लेकर लोगों के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आई है और इसी हफ्ते इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और एक 24/7 मेंटल हेल्थ की हेल्पलाइन टेलीमानस का शुभारंभ किया है। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी कि टेलीमानस, जिसे हाल ही में निमहंस के साथ एक यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। एक 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च की गई है 14416, जिस पर कॉल करके कोई भी मेंटल हेल्थ काउंसलर से कनेक्ट कर सकता है। एंड लोग आप में से अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये मेंटल हेल्थ को अभी भी एक चोचला मानते हैं। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू अगर आपने कभी डिप्रेशन बाउट्स जैसी चीजें फेस नहीं की है, लेकिन ये कोई चोचले नहीं है। डिप्रेशन इज रियल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में ही हो रही है, पहले की जनरेशन में नहीं होती थी। बस अब थोड़ा अंग्रेजी हम ज्यादा सीख गए तो हम टर्मिनोलॉजी सीख गए। जैसे कि जिसको आप जी मचलना, मन भारी होना कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में एंजाइटी कहते हैं। और अब हम इसको काउंटर करने, इसके लिए हेल्प लेने, इसकी काउंसलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ केसेस को, डिप्रेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो और अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो थोड़ी एम्पैथी और थोड़ी सहानुभूति, बस। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के मोढेरा को देश का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया है, यानी कि देश का वो पहला गांव जो पूरी तरीके से सूर्य ऊर्जा से संचालित हो रहा है। अब उस दौर में जब हम एज अ सिविलाइजेशन क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई थी, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया भर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है, तो हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ मूव करने की ज्यादा जरूरत है। आप देख रहे होंगे कि आजकल जितनी भी नए व्हीकल लॉन्चेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक हो रहा है, काफी टाइम से इस पर टेक्नोलॉजी में काम हो रहा था। तो उस मायने में एनी स्टेप टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इज अ वेलकम मूव। अच्छा, हमने इस शो में कई बार ऐसी कहानियां सुनी है जब लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं बट अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाते। कभी उनकी पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं, कभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते थे। तो बाद में क्या करते हैं कि किसी दूसरे इंसान को जिसको उसी चीज में जरूरत है उसको मदद करते हैं और उसमें अपने आप को सुखी पाते हैं। कोई अपने घर में लाइब्रेरी खोलता है, कोई फ्री किचन चलाता है, कोई एक अनाथ आश्रम खोलता है। और ऐसी ही कहानी है सीआईएसएफ के रिटायर्ड हवलदार अमर कुमार नायक की। ये एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी एक किसान थे, ये अपनी लाइफ में पढ़ना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ये पढ़ नहीं पाए। इनको 9th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और सुरक्षा बल में नौकरी लेनी पड़ी, जिसके बाद ये कांस्टेबल की पोस्ट पे आए, बाद में ये हवलदार बन गए। और हम में से कई लोगों की ऐसी कहानी होती है, कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं बट पैसे नहीं होते लाइफ में तो कर नहीं पाते। लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद कटक में गरीब बच्चों के लिए एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसका पूरा खर्चा ये अपनी पेंशन से उठाते हैं। और इनके कोचिंग सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 100 ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। अच्छा, आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, कई सारे केसेस बढ़ रहे थे, तो कई सारे लोग परेशान हो गए थे। कोई जॉब के लिए परेशान था, कोई पैसे के लिए परेशान था, कोई खाने के लिए परेशान था, कोई दवाइयों के लिए परेशान था। और हमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने खर्चा निकालने के लिए, अपना मेडिसिन का खर्चा निकालने के लिए दूसरों से मदद मांगी थी। और ऐसे ही हुआ एक इंजीनियर के साथ जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर एक किसी अनजान इंसान को उसकी मां के इलाज के लिए 201 रुपए का डोनेशन दिया था। ऐसे ही रैंडम, ना कोई जान पहचान थी ना कुछ, बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने उनकी मदद की थी। आज 1.5 साल बाद उनको उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि उस इंसान ने उनको उनके पैसे लौटा दिए हैं, 201 रुपए वापस कर दिए। और उन्होंने ये कहा कि तब मुझे जरूरत थी, आपने मुझे मदद की, थैंक यू उसके लिए, और आज मेरे पास पैसा है तो मैं आपको वापस लौटा रहा हूं। और ये चीजें सुन के काफी अच्छा लगता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी की मदद करें और वो चीज वेस्ट चली जाए। कुछ लोगों को जेन्युइनली पैसों की जरूरत होती है, वो पैसा लेते हैं और बाद में लौटा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड को घुमाने के नाम पर पैसा मांगते हैं और बोलते हैं कि भाई सैलरी आने पर लौटा दूंगा, और फिर सैलरी भी आ जाती है, उनकी गर्लफ्रेंड भी बदल जाती है, बट पैसे कभी नहीं लौटते। राहुल भाई समझदार को इशारा काफी। अगली पॉजिटिव कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की कहानी है। आपने इस हफ्ते जरूर जूम की कहानी के बारे में जरूर सुना होगा सोशल मीडिया पर, नहीं सुना हो तो बता देता हूं। जूम हमारी आर्मी के साथ तैनात जर्मन शेपर्ड ब्रीड का एक असॉल्ट डॉग था जो अनंतनाग में एक एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। उसने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए 2 आतंकवादियों को मारने में जवानों की मदद की, लेकिन इसी दौरान जूम को भी गोलियां लग गई, जिसके बाद उसके चेहरे के रीजन पे कई सारी चोटें आई, उसके पैर पे फ्रैक्चर आया और 2 दिन तक ये डॉग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा। बट सैडली 2 दिन के बाद ये श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में शहीद हो गया, जिसके बाद एक सेरेमनी में जूम को आर्मी द्वारा मिलिट्री फ्यूनरल दिया गया। चलो जल्दी जल्दी म्यून रिव्यू कर लेते हैं, इस हफ्ते का खूब मजा आएगा। सागर काज़म ने ट्वीट किया है, एक कन्या से परेशान है दूसरी कन्या से। ओके, सो उर्वशी रौटेला के मामले में एक नई न्यूज है कि मैडम पहले ऑस्ट्रेलिया तो पहुंची गई थी, आजकल उन्होंने इंस्टाग्राम पे कहर ढा रखा है।
कभी वो करवा चौथ पर सिंदूर डाल के पोस्ट डाल देती है। एक सटायर वेबसाइट की पोस्ट को इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर भी कर दिया। देखो या तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या उसका आईक्यू कंगना रनौत से भी ज्यादा नीचे है। भैया आपने तो कहा था एक्ट्रेस पटा ले लाइफ सेट हो जाएगी। ऋषभ पंत के लिए बुरा लग रहा है मुझे आजकल। लिटिल लॉर्ड चकिलरॉय, जब मेरे खुद के बाल मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं लोगों से क्या ही उम्मीद रखूं। सही बात है यार, मतलब पॉइंट तो है भाई की बात पे। There are too many birthdays in September and October. It's so cold in December and January that people avoid going to medical stores. समझ रहे हो? समझ रहे हो? The Hope once again ने कमेंट किया है ब्राह्मण एक्सपोज्ड। हे प्रभु ये कौन सा अस्त्र है? जिंदगी से परेशान था, करवा चौथ व्रत रख के जिंदगी और लंबी कर दी। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 70 80 100 ਦੇ ਬੈਚਸ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹੇਵਰਡ। Akshay Atkar is watching from the city where Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, breathed his last, devoting his entire life to the service of mankind. गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 9 साल की ही उम्र में उन्होंने कमान संभाल ली थी। उसके बाद उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी नांदेड़ में, जब वो एक अपने कैंप में थे और वजीर खान द्वारा 2 असैसिन्स थे जो आए थे, जिनको उनके कैंप का एक्सेस मिल गया था, जिसमें से एक ने उनकी हत्या कर दी थी। और ये हुआ था 7 अक्टूबर 1708 में। सो दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन। हुसैन लूटा ने एक इमेज शेयर की है। दिस इज प्रॉब्ली हिज सन। इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मे बी ऑल्सो एशिया। सो सर, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ, जिसका जो एरिया है वो है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है पौंडीचेरी का माहे, जिसका एरिया है वो है 8 स्क्वायर किलोमीटर। सो हमारे देश का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ और जो सबसे छोटा है वो है माहे। तो अगर कभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ गया तो भाई आप मुझे पता है क्या बोलना है। गायत्री दास जी इज वॉचिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइड एंड सीक बीच ऑफ एशिया। इट इज हाइड एंड सीक बीच ऑफ एशिया क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने बीच जो पानी होता है समुद्र का वो गायब हो जाता है। वहां इतनी हाई टाइड और लो टाइड आती है। कितनी खूबसूरत कंट्री है हमारी। ऐसी ऐसी भी लोकेशन है जो हमें पता नहीं होती है एंड इस सेगमेंट के द्वारा हमें वो पता चलती है। एनीवे, अगर आपकी भी जगह में कुछ ऐसी खूबसूरत बात है तो प्लीज शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी खींचिए या अपनी कोई फोटो भी खिंचवा सकते हैं आप और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए विद हैशटैग संडे सार्थक। अपनी सिटी की कोई एक खूबसूरत सी हिंट हमको बताइएगा, हम गेस करने की कोशिश करेंगे। ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए एज यूजुअल प्लीज अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।